स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज आगाज करता हूं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। आज की क्लास यूट्यूब पर पड़ी हुई दूसरी क्लास से क्यों भिन्न है, क्यों अलग है, उसके जो है एक एग्जाम्पल आपको जो मैं पेश करता हूं। अब तक आप क्या जानते हैं भारतवर्ष के बारे में, तो आई थिंक ये सारी बातें जो है 99% लोग जो है जानते होंगे। और यूट्यूब पर जितनी भी दूसरे यूट्यूबर ने क्लासेस जो है पढ़ाया है ऑलमोस्ट इसी को जो है बताया है। लेकिन आजकल परीक्षाओं में जो पूछा जा रहा है वो कहां से पूछा जा रहा है, यहां से पूछा जा रहा है। शायद आप भी जो है इस बात को जो है नहीं जानते होंगे कि फुमडी क्या होती है, या फिर पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में बिखरा हुआ है, या अन्य आर्थिक क्षेत्र में ई का क्या मतलब है। तो हम लोग ये 99% जो मैटर है इसको जान करके ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि हमको सब आता है और रिजल्ट आता है तो बस रिजल्ट ही नहीं आता, बाकी तो क्योंकि क्वेश्चन जो है बन रहे हैं वो कहां से, वो 1% यहां से जो है बन जा रहे हैं। बहरहाल शुरू करें आज की ये क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल भी ऑलरेडी एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा रखा है। लगभग 45 क्लास है उसकी, आप उनको भी जो है वॉच करें, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास उसकी जो है टोटल कुल 80 क्लास है, जिसमें मैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो है आधुनिक भारत के इतिहास को जो है पढ़ाया है। और खास करके आरओ या सिविल सर्विसेज के जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये संजीवनी सिद्ध होगा, मेरा दावा है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, उससे पहले बता दें ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है और किया जाता रहेगा। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट आप लोग जो है आंसर करें। हालांकि शुरुआत में जो है आसान से कर रहा हूं, इजी क्वेश्चन से। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? आप सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, जो कि लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 10.4% यानी 10.4% है। जबकि मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.4% है। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। और उत्तर प्रदेश बताने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, लेकिन जनसंख्या के मामले में नंबर 1। और पूरे विश्व में भारत को जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बनाने में उत्तर प्रदेश का बहुत अहम रोल है। बहरहाल क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो है कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे कि इसका चौथी रैंक है। और इसका क्षेत्रफल आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कम से कम ये आपको याद रहे और इसको आप याद रखें इसलिए कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी एरिया करीब कितना, तो आप कहेंगे कि सर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश होता है। 3,07,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है आपका महाराष्ट्र होता है और 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के आसपास हम लोगों का उत्तर प्रदेश, यानी जो है इसका जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि कितना परसेंट? 7.4%, 7.4% के आसपास। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही होगा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा, तो सबसे छोटे राज्यों के क्रम को याद करने के लिए जो है इसे आप याद कर सकते हैं, इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। क्या? जीएसटी। नहीं, इसमें जीएसटी कुछ नहीं करना है। जी का मतलब क्या है? गोवा। जी का मतलब गोवा। एस का मतलब क्या है? सिक्किम।
यस का मतलब सिक्किम, जिसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और टी का मतलब क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? अगरतला। उसके बाद आता है नागालैंड का नंबर, जिसकी राजधानी कोहिमा है। बहरहाल आप फर्स्ट 3 भी याद करें तो इट्स बेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तारित है कहां से कहां तक? सबसे ज्यादा तो इसको पूछ लेता है कि डबल ई जेड में पहले ई से क्या मतलब है, दूसरे ई से क्या मतलब है। तो हमेशा याद रखना डबल ई जेड का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यह होता क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन की जो है एक विंग है जो कि प्रत्येक देश के समुद्री क्षेत्र को कुछ इस तरह से जो है विभाजित किया है। मैं आपको यहां पर उसकी एक वानगी जो है पेश करता हूं। अगर सपोज कर ले कि इसी जो है फिगर को हम लोग अगर यहां पर देखें तो किसी भी देश का जो कटा छटा जो है तट है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को बेस लाइन कहते हैं या उसी को आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बेस लाइन कहते हैं या उसी को किस नाम से जानते हैं? आधार रेखा के नाम से जो है जानते हैं। आधार रेखा के नाम से जानते हैं। और आधार रेखा से लगभग 12 समुद्री मील, कितना? 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है, 12 समुद्री मील का क्षेत्र होता है, उसे प्रादेशिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं या इसी को जो है टेरिटोरियल जोन के नाम से जो है जाना जाता है। आधार रेखा से यानी बेस लाइन से 24 समुद्री मील की जो दूरी होती है, 24 समुद्री मील की जो दूरी होती है उसी को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे कि इसी को संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संलग्न जोन के नाम से, संलग्न क्षेत्र के नाम से इसी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। आधार लाइन से कितनी दूरी तक? तो आप कहेंगे कि 24 समुद्री मील तक। और आधार लाइन से 200 समुद्री मील की दूरी जो होती है, 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है उसी को किस नाम से जानते हैं? तो उसी को जो है किस नाम से जानते हैं? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जो है जाना जाता है। आप सबको पता है कि एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो जी हाँ, ये लगभग 2 किलोमीटर के बराबर, 1.8 किलोमीटर के जो है बराबर होता है। आपसे अगर जो पूछा जाए कि किसी भी देश का जो आर्थिक क्षेत्र होता है वो कितने किलोमीटर तक होता है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 1.8, ये लगभग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जी हाँ, और यानी कितने किलोमीटर? तो आप कहेंगे कि 360 किलोमीटर का क्षेत्र। 360 किलोमीटर का क्षेत्र यानी किसी भी देश के जो है अगर बेस लाइन की बात किया जाए, बेस लाइन से लेकर के 360 किलोमीटर तक का जो जोन होता है, ये वो क्षेत्र होता है जो कि उस देश के अधिकार क्षेत्र में होता है और वह देश उन क्षेत्र में साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, नए द्वीपों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है। जबकि जो संलग्न क्षेत्र होता है जो कि बेस लाइन से 24 समुद्री मील दूरी तक होता है, वहां पर कोई भी देश न सिर्फ वहां कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, बल्कि उस क्षेत्र में वो सीमा शुल्क वसूल करने के लिए भी जो है उसका भारत स्वतंत्र रहता है। और बेस लाइन से अंदर वाला हिस्सा होता है, इसको आंतरिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक समुद्री जोन कहा जाता है, आंतरिक समुद्री क्षेत्र कहा जाता है या इंटरनल सी जोन के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। कहीं कहीं यही जो है सबसे बड़ा विवाद का वजह है, वो इसलिए कि कुछ देश इतने करीब हैं कि कुछ देश जो है अपने बेस लाइन से आगे 360 किलोमीटर जाएं तो दूसरे देश के जो है क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, दूसरे देश के क्षेत्र में जो है पहुंच जाते हैं। अब बंगाल से लगते हुआ जो है भारत बांग्लादेश की तरफ जो है 360 किलोमीटर, अगर जो 200 समुद्री मील जो है बढ़े आगे तो फिर बांग्लादेश में वो पहुंच जाए।
और वही स्थिति उधर से भी हो जाएगी। तो विभिन्न देशों के बीच इसको लेकर के जो है मतभेद भी है, या कह लो कि झगड़ा का ये जड़ भी है। बहरहाल आप इसको जाने। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो प्रश्नों का क्रम है, एक प्रश्न बहुत आसान मिलेगा तो एक प्रश्न थोड़ा सा कठिन मिलेगा, एक प्रश्न बहुत इजी होगा तो एक जो है थोड़ा सा जो है आपको परेशान करेगा। आप सबको पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हाफ एंड 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को ही किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आप कहेंगे 8। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उन राज्यों के क्रम को याद करने के लिए जो है इस किसी ने ये बहुत बढ़िया ये फार्मूला बना रखा है। क्या? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। झार, झार का मतलब जो है झारखंड, इसका 6 का मतलब छत्तीसगढ़, म का मतलब जो है मध्य प्रदेश, ग का मतलब गुजरात, र का मतलब राजस्थान, प का मतलब जो है पश्चिम बंगाल, त्र का मतलब त्रिपुरा और नी का मतलब मिजोरम। तो आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर भारत में कर्क रेखा पर कितने जो है राज्य स्थित हैं? आप कहेंगे सिर्फ 2। कौन कौन से? तो एक त्रिपुरा और दूसरा जो है मिजोरम। यहां पर आप देख रहे हैं त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ यही 2 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। लेकिन पूछे कि कर्क रेखा सबसे अधिक जो है सबसे अधिक किस राज्य से होकर के जाती है? तो आप कहोगे कि मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और यह जो है इस राज्य की मध्य रेखा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, एमपी में। मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में ये बांटती हुई देख रहे हैं। यहां पर ये वाले जो है एरिया से ये जा रही है रेखा। तो सबसे अधिक इसका विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे कम जो है अगर पूछा जाए तो कहां बताएंगे? राजस्थान में। न जाने कितने बार आप लोगों से पूछा गया कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? राजस्थान में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों में? सिर्फ 2 राज्यों में। आपसे पूछे कि कितने तटीय राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो सिर्फ 2। तटीय राज्य का मतलब कि वो राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो एक इधर आपको दिख रहा है गुजरात और इधर जो है दिख रहा है वेस्ट बंगाल। इन्हीं से होकर के कर्क रेखा जो है लगती है। जो तटीय राज्य हैं भारत के, वहां से होकर के गुजरती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कर्क रेखा कहां से होकर के नहीं जाती है? ओडिशा से ना, यहां से होकर के नहीं जाती है। ऐसे ही कोई पेपर था अच्छा एनडीए का, उसमें जो है पूछा कि कर्क रेखा भारत के कितने पड़ोसी देशों से होकर के गुजरती है? कितने पड़ोसी देशों से होकर के गुजरती है? फटाफट कमेंट करें आप लोग। कर्क रेखा भारत के कितने पड़ोसी देशों से होकर के गुजरती है? मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फटाफट बताएं। कर्क रेखा आप देख रहे हो, ये म्यांमार है भारत का पड़ोसी देश। हालांकि कभी भारत ही था, तब इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहां से भी होकर के जा रही है। ये मैप में जो यहां नहीं दिखा रखा है, चाइना से भी होकर के, चीन से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के पूरब में 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? म्यांमार, दूसरा कौन सा? चाइना, तीसरा कौन सा? बांग्लादेश, जिनसे होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। इस वाले बेल्ट में अगर जो है देखा जाए, इस वाले बेल्ट में देखा जाए तो कर्क रेखा हमारी एनसीईआरटी के अनुसार ये पाकिस्तान से होकर के नहीं गुजरती है। यह विवादास्पद मामला है क्योंकि कक्ष के रन में पाकिस्तान हाफ एंड 23 डिग्री यानी कर्क रेखा को ही इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, जबकि भारत 24 डिग्री को इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है। तो पाकिस्तान अपने यहां जो है बच्चों को पढ़ाता है तो बताता है कि कर्क रेखा हमारे देश से भी होकर के जाती है, लेकिन वह क्षेत्र इस समय भारत के कब्जे में है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपसे भी प्रश्न अगर यह पूछेगा क्या कर्क रेखा भारत के कितने पड़ोसी देशों से होकर जाती है, आप 3 को ही बताएंगे, बांग्लादेश, म्यांमार और जो है कौन सा? चंडाल चाइना। पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। आप सबको पता है भारत में कुल इस समय कितने राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को अपने एग्जिस्टेंस में आया तेलंगाना, ये भारत का 29वां राज्य है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। लेकिन संविधान संशोधन करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य जो घोषित किया गया है, आज भी वो 29वां राज्य ही है। तो पूछे कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है, आप खुशी खुशी बताएंगे तेलंगाना, लेकिन पूछे कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है तो बताएंगे कितना? 28, 28 बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, उससे पहले देखें 8 हम लोगों के केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी किसी पेपर में पूछा था कि भारत का सबसे जो है नवगठित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे जो है नवगठित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? दादर नागर हवेली और दमन दीव। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, भारत सरकार के द्वारा इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और दमन को भारत की जो है राजधानी घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से भारत का सबसे नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव है, न कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जो कि कई परीक्षाओं में जो है इस प्रश्न को जो है पूछा गया। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल के आधार पर यह बात कर रहा है तो इस समय कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। उसके बाद कौन सा है? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? तो अंडमान निकोबार का जो है नंबर आता है, अंडमान निकोबार। उसके बाद किसका नंबर आता है? दादर नागर हवेली, पांडिचेरी। उसके बाद फिर कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे कि जो है दिल्ली। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न में, चूंकि जब ये क्वेश्चन को पूछा था, जिस समय जो है पूछ रखा था, उस समय जो है अंडमान निकोबार सबसे बड़ा हुआ करता था, पांडिचेरी उससे छोटा हुआ करता था, और दिल्ली, लेकिन ये एरिया के बिहाफ पर थे। दिल्ली तो वैसे जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है ही है, लेकिन इस समय जो है राइट आंसर जो होगा सबसे बड़े कह रहा है कि जो 8 हैं उनमें सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ा लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, सबसे बड़ा। अब यहां एक और जो है ऑप्शन नोट कर लें, इनमें से कोई नहीं। अगर सबसे बड़ा नहीं पूछता तो जो है उसके आधार पर इन 3 को कहा जा सकता था, लेकिन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछ रहा है, इसलिए जो है नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न देखें। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह था। फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सा जो है सही होगा। आजादी के बाद हिंदुस्तान में राज्यों को ABC 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया था। ABCD ये जो है राज्यों की कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन बाद के दिनों में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया और उसे लागू कर दिया गया, तब अब राज्यों की कैटेगरी सिर्फ 2 कर दी गई, एक राज्य और दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश। और इस तरीके से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू हो जाने के बाद 1 नवंबर 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? तब आप कहेंगे कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जो है अब ये कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। सबसे पहला राज्य जो बनाया गया आजाद भारत में भाषा के आधार पर, वो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया गया था। हालांकि आजादी के बाद बनाया गया ये पहला राज्य था भाषा के आधार पर। कौन? आंध्र प्रदेश। लेकिन आजादी से पहले भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था कौन? उड़ीसा। बहरहाल भारत का 15वां राज्य अगर जो पूछा जाए कि कौन है, तो आप कहेंगे कि गुजरात। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तब जो है 14 थे। उसके बाद जो है कौन बनाया गया? गुजरात 1960 में। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? नागालैंड। ये भारत का कौन सा राज्य है? 16वां राज्य है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य है। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो पंजाब से हरियाणा निकल करके आया।
हरियाणा 17वां नंबर पर आया। उसके बाद हिमाचल जो कि 1971 में आता है अपने एग्जिस्टेंस में, ये जो है 25 जनवरी 1971 को, ये भारत का जो है कौन सा राज्य होगा, आप कहेंगे 18वां होगा। ये कब आया था, तो 1 मई 1960 को आया था। 1960 को, ये 1 दिसंबर 1963 को अपने एग्जिस्टेंस में आया था। ये तो इस तरीके से यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब जो है राज्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 28। और जो अंतिम राज्य का गठन किया गया वो 2 जून 2014 को, और आंध्र प्रदेश को ही काट करके नया राज्य बनाया गया, कौन सा, तेलंगाना। लेकिन इनमें कौन कौन सही है, तो 1 नवंबर के दिन जो है बनाया गया था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर के दिन। उसके बाद उत्तराखंड आया 9 नवंबर के दिन, और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बिहार में एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम झारखंड दिया गया। और इस तरह से जो है ये तीसरी बार ऐसा हुआ जब एक ही वर्ष में 3 राज्यों का गठन किया गया। पहली बार हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कितने राज्य बनाए गए थे, 3। कौन कौन बनाए गए थे, आप कहोगे कि मणिपुर, दूसरा कौन सा, मेघालय, तीसरा कौन था, तो आप कहोगे कि त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा। ये तीनों एक ही दिन अपने एग्जिस्टेंस में आए थे। मणिपुर जिसकी राजधानी इंफाल, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग, और त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। और दूसरी बार 3 राज्यों का गठन जो है किया गया 1987 में। कब, 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य बनाए गए। एक बनाया गया मिजोरम जो कि भारत का 23वां राज्य, और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। ये भारत का 24वां राज्य था। और आगे चलकर 1987 में ही 30 मई 1987 को एक और राज्य बनाया गया, और उसका नाम था जो है क्या, गोवा। और ये भारत का 25वां राज्य था। तो भारत में 3 बार ऐसा हुआ है जब एक ही वर्ष में तीन राज्य जो है अपने अस्तित्व में आए। पहली बार जो है 1972 में, दूसरी बार जो है 1987 में, और तीसरी बार जो है वर्ष 2000 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप या न्यू मुरे द्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब आप कहोगे कि किस बिहाफ पर, तो जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा है, और जो आप सोच रहे हैं क्या जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी जो ये सबसे छोटा है। जनसंख्या के आधार पर भी ये सबसे छोटा है। कौन, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवारत्ती है, अरब सागर में जो है स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है 1962 किलोमीटर। और सबसे अधिक अगर भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और 1962 किलोमीटर लगती है सबसे अधिक। केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर रहा हूं। राज्यों में सबसे अधिक गुजरात की लगती है 1214 किलोमीटर। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको कि अब बताया जा रहा है कि यह हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत का विस्तार सागर के जो है तल में भी है, और समुद्र की लहरों ने उन पर्वतों के शिखर को काट करके जब सपाट बना दिया, जिसको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जो है जाना जा रहा है। और 200 से अधिक द्वीपों का एक समूह है, जहां कभी आजादी से पहले काला पानी की सजा देने के लिए लोगों को भेजा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब भारत का पर्यटन स्थल बन चुका है। और वर्ष 2023 में आप लोगों ने देखा 21 जो परम वीर चक्र विजेता भारत में इस समय हैं, उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का जो है नामकरण किया गया है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। म्यांमार जिसको कि कभी ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मदेश के नाम से। इसका जब रूप बिगड़ा तो यह बर्मा हो गया, और बर्मा
वहां की जाति भी बर्मी है, वहां की भाषा भी बर्मी है। ये बर्मा कुछ दिन के बाद फिर जो है सुवर्ण क्षेत्र के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सुवर्ण के नाम से जो है जाना गया। सुवर्ण देश के नाम से जाना गया। सु का मतलब सुंदर, वर्ण का मतलब रंग। इससे फिर ये बिगड़ा तो जो है अब किस नाम से जाना जा रहा है? आप कहेंगे कि म्यांमार के नाम से जाना जा रहा है 1989 से, जिसकी राजधानी कहाँ है? नेपेता, और इसकी करेंसी जो है क्यात है। भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो आप ध्यान से देखें, यही म्यांमार है। कसम से ये जो दिख रहा है ना, यही म्यांमार है, ये दिख रहा है। और ये किससे किससे लग रहा है? तो म्यांमार सबसे अधिक जो है भारत में लगता है अरुणाचल प्रदेश से। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है और बहुत पूछता है। अरुणाचल प्रदेश से सबसे अधिक जो है म्यांमार लगता है। उसके बाद इसकी बाउंड्री जो है फिर नीचे लगती है। किससे? मणिपुर से लगती है। किससे? मणिपुर से लगती है, सॉरी नागालैंड से। उसके बाद किससे? मणिपुर से। उसके बाद सबसे नीचे किससे? मिजोरम से जो है ये लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है जी, नागालैंड से लगता है जी, मणिपुर से लगता है किससे नहीं लगता है? यानी कौन सा उत्तर सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। त्रिपुरा से ये नहीं लगता है। किससे लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश अभी तो इसमें दे भी रखा है, मणिपुर से लगता है, और एक नाम जो कि हर कोई बता देगा और वो है मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। जुड़वा का मतलब ये नहीं कि ये जुड़वे हुए थे, नहीं, इनकी बाउंड्री आपस में लगती है और भी बहुत चीजें इनकी समानता की वजह से इनको जुड़वा नगर कहा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, जिसके बीच में निजाम सागर जो है झील है। निजाम सागर झील जो कि भारत की सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है। बहरहाल यहां पर कोचीन का जुड़वा नगर है कौन सा? एर्नाकुलम। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। यही कोचीन जिसको कि कभी जो है किस नाम से जाना जाता था? कालीकट के नाम से जाना जाता था। केरल का ये वो बेल्ट है, ये केरल का वो बेल्ट है जो कि मालाबार तट से जो है लगता है, मालाबार तट से जो है ये लगता है। और भारत में सबसे पहले इसी कालीकट में वर्ष 1498 में समुद्र के रास्ते वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। आज भी वास्को डी गामा की समाधि इसी कोचीन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम। फटाफट फटाफट बताएं। अभी तो मैंने बताया था क्या? GST ना, GST ना, GST ना, या कह लो कि GST नाग। और G का मतलब गोवा, S का मतलब सिक्किम, T का मतलब त्रिपुरा, नाग का मतलब नागालैंड। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा? यहाँ तो 3 ही दे रखा है, 3 ही दे रखा है। तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा है। अगर जनसंख्या के आधार पर कहता कि जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य, तो आप कहते हैं कि सबसे पहला नंबर आएगा किसका? सिक्किम का। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। उसके बाद जो है किसका नंबर होगा? मिजोरम। किसका नंबर होगा? मिजोरम का। उसके बाद किसका नंबर होगा? अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर जो है आ जाता है। सी मी अरुण, सी मी अरुण। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कम से कम 3 भी याद रखें तो जो है ऑल द बेस्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक जनसंख्या किन किन राज्यों की है? तो यूपी जिंदाबाद, कोई बराबरी नहीं कह सकता। उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद जो है कौन सा है? बिहार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश भारत का ही अंग था, लेकिन अब तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। ये देख रहे हो भारत के गोद में बैठा है, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको।
बांग्लादेश जिसकी राजधानी जो है ढाका है और करेंसी टका है। बांग्लादेश सबसे अधिक अगर बाउंड्री किसी के साथ शेयर करता है तो पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। वैसे भारत की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है किसी से तो किससे लगती है, तो आप कहेंगे कि बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। और इसको याद करने का ट्रिक ऐसे आप याद कर सकते हैं, किसी ने बनाया है क्या, बचपन में एमबीए किया, एमबीए किया, इस बस जो है इसको याद रखने के लिए बनाया गया है। ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से भारत की बाउंड्री 106 किलोमीटर लगती है, वो भी सिर्फ पीओके में लगती है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगता है। बी का मतलब क्या है, तो जो है बी का मतलब भूटान जिसकी राजधानी जो है थिम्पू है और ये भारत से 699 किलोमीटर जो है बस लगता है। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब कहेंगे कि ये म्यांमार है और म्यांमार भारत से कितना लगता है, 1642 किलोमीटर। ये सेंटेंस बनाने के लिए है। एन का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि नेपाल है, नेपाल। पी का मतलब क्या है, आप कहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से लगता है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। च का मतलब क्या है, च का मतलब है चीन और ये भारत से लगता है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ब का मतलब बांग्लादेश है और बांग्लादेश भारत से कितना लगता है, बांग्लादेश भारत से कितने किलोमीटर लगता है, आप कहेंगे 4096 किलोमीटर लगता है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है, डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो अलग बात है कि हम लोग डायरेक्टली जो है अफगानिस्तान से कहीं से भी टच नहीं करते, यही वाला बेल्ट है ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये भी पाकिस्तान के कब्जे में फिलहाल है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि बांग्लादेश किससे नहीं लगता है, तो मणिपुर से बांग्लादेश जो है नहीं लगता है, मणिपुर से नहीं लगता है। बाकी जो है आप देख रहे हो ये पश्चिम बंगाल है आपका, उसके बाद ये जो है असम है कसम से, ये जो है मेघालय है, यहाँ नीचे जो है त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और नीचे की तरफ जो है ये मिजोरम है। तो किससे किससे जो है इसकी सीमा लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, पश्चिम बंगाल और असम से लगती है। कितने राज्यों से बांग्लादेश जो है भारत के लगता है, 5 राज्यों से। 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लगती है। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो अभी बता दिया आपको, कौन सा है, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। उसके बाद किसका नंबर आता है, आप कहेंगे पुडुचेरी, किसका, पुडुचेरी। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, दमन दीव। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में लक्षद्वीप क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, हाँ लक्षद्वीप चंडीगढ़, ये वाला जो है स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला विकल्प जो है 100% सही है, लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटा है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं भारत, कौन सा, भारत का विश्व में स्थान क्रमशः दूसरा और 7वां है, जी नहीं। क्षेत्रफल में भारत 7वां है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रफल के बिहार पर अगर जो है देखा जाए इसकी 7वीं रैंक है और विश्व का टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें वहां पर भारत का क्षेत्रफल 2.4% होता है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। लेकिन कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ, तो 17.7% जो है जनसंख्या रहती है। यानी जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा नंबर है, नंबर 1 है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आदम पुल भारत
एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है, ये तो हर कोई जानता है। भारत और श्रीलंका के बीच ही जो है एडम ब्रिज स्थित है, और जिसकी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अपनी पत्नी सीता को लाने के लिए जब लंका पर चढ़ाई किया तब उसका निर्माण किया गया, और सैटेलाइट के माध्यम से आज भी जो है उसको देखा जा रहा है। और अब तो नासा या दूसरी एजेंसियों ने भी इसको प्रूव किया है, वो मैन मेड है, यानी आदमी के द्वारा जो है बनाया गया है। तीसरा पॉइंट ये भी सही है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये दोनों भारत के ही जो है, और इन दोनों को जो है लक्षद्वीप से हट करके लक्षद्वीप करीब जो है 32 या 36 ये द्वीपों का जो है एक समूह है, और वहां पर करीब 10 ही ऐसे हैं जिस पर लाइफ है, बाकी तो है उसी तरह निर्जन है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारत्ती है, और उसी का एक हिस्सा है मिनिकॉय जो कि 9 डिग्री चैनल से जो है अलग होता है। एशिया का सबसे छोटा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और मालदीव भारत के मिनिकॉय से अलग होता है किस डिग्री चैनल से? तो आप कहेंगे कि 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। लेकिन मिनिकॉय लक्षद्वीप से कितने से अलग होता है? 9 डिग्री से। मालदीव से कितने से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि भारत की मानक समय रेखा कही जाती है, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है हमारा ये शहर नैनी, बताने की जरूरत नहीं, इलाहाबाद के पास से, यानी यूपी, उसके बाद जो है एमपी, उसके बाद जो है कहां से? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, उसके बाद जो है ओडिशा से, ओडिशा और कौन सा है? तो अंतिम है छत्तीसगढ़। यानी जो है कितने राज्यों से होकर के जाती है? 182 डिग्री। तो आप कहेंगे कि 5 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन से? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यह भारत को 2 भागों में बांटती नहीं है, यह बात जो है सरासर गलत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 200% सही है, कोई इसमें जो है कोई कसूर है ही नहीं। तो फिर है क्या? ये पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है। ओ माय गॉड, मामला फंस रहा है। इसमें थोड़ा सा जो है आप संशोधन कर लें, और अब ये प्रश्न हो गया कौन सा कथन असत्य है? तो 2 कथन जो है सत्य नहीं है, एक पहला और दूसरा कौन सा? चौथा। इसलिए दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, केंद्र शासित पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? फटाफट आप लोग भी आंसर करें, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, यह पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है। जो लोग जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं देख लेना। यह है पांडिचेरी, जो कि कोरोमंडल तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है स्थित है, तमिलनाडु वाले बेल्ट में। इसका एक जिला है जिसका नाम है कराईकल, वो भी इससे करीब जो है 125 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यानी कराईकल और पांडिचेरी की बाउंड्री लगती नहीं है। पांडिचेरी में 4 ही जिला हैं और 4 से किसी की बाउंड्री लगती नहीं है। इसका एक जिला जिसका नाम यनम है, और यनम जो है लगता है कहां है ये? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में जो स्थित है। इसका एक डिस्ट्रिक्ट और है जिसका नाम है माले, और माले कहां लगता है? तो केरल के बिल्कुल उत्तर में स्थित है, और भारत का सबसे छोटा जिला है एरिया के आधार पर, जिसकी पूरी एरिया ही जो है 9 स्क्वायर किलोमीटर जो है पड़ती है। तो आप देख रहे हो, ये पश्चिमी तट पर भी स्थित है, ये पूर्वी तट पर स्थित है, ये मालाबार तट पर स्थित है, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, ये अरब सागर के तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और भारत के कितने राज्यों में स्थित है? तो यहां पर जो है आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा जिसको कि तमिलनाडु है, और ये वाला हिस्सा जिसको कि जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? केरल के नाम से जानते हैं। तो तमाम असावधानी, तमाम जो है प्रशासनिक दिक्कतों के बाद भी पांडिचेरी भारत के 3 राज्यों में जो है फैला हुआ है। वो इसलिए कि आजादी के बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने पांडिचेरी को भारत की सरकार को स्वेच्छा से सौंप दिया।
इस वादा के साथ कि इन बस्तियों को कभी जो है इनका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जाएगा। उस समय भी ये सब के सब जो है पांडिचेरी के हिस्सा थे, आज भी पांडिचेरी के हिस्सा हैं, और तमाम प्रशासनिक दिक्कतों के बाद भी आज भी एज इट इज जो है चल रहा है। तो भारत का इकलौता ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, किसी की बाउंड्री किसी से नहीं लगती है, और खुद जो है ये 3 राज्यों में बिखरे हुए हैं। पांडिचेरी खुद जो है आप देख रहे हो तमिलनाडु में है। ये कहने में कितना अजीब लग रहा है, कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का एक जिला बिहार में पड़ता है, या कहा जाए बिहार का एक जिला यूपी में पड़ता है, अजीब लगेगा ना। लेकिन भारत ऐसे हम लोग जो है महान नहीं है, महानता हर तरह से कूट कूट करके रोम रोम में ठूस के भरी गई है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पांडिचेरी किन किन राज्यों में स्थित है? आप कहेंगे कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा जो है कहां पर? तो केरल में स्थित है। और उसके अलावा कहां पर? आप कहेंगे कि आंध्रा में स्थित है, आंध्रा में स्थित है। लेकिन ध्यान रखना, जब आपसे ये पूछे पार्टिकुलर कि जो है पांडिचेरी का पांडिचेरी क्षेत्र, ऐसे जब पूछे पांडिचेरी का पांडिचेरी जो है क्षेत्र या जिला किस राज्य में है, तब उस राज्य का जो है उसका नाम जो है तमिलनाडु होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग क्या है? उत्तरतम मतलब नॉर्दर्न पॉइंट। उत्तरतम जो है बिल्कुल पीओके में पड़ जाता है, और उसका नाम है क्या? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल नाम है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और ये कहां पड़ता है? पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो है अगर जो हिस्सा कहा जाए तो वो यहां पर पड़ जाता है, और कन्याकुमारी में पड़ता है। कहां पर? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, जो कि 8.4 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर पड़ता है। ये 37 पॉइंट जो है 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड पर पड़ जाता है। कौन? ये 37.6 या कहने 37 डिग्री 6 मिनट इसको जो है पढ़ते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये जो है 8 क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि दक्षिणतम बिंदु जो है अगर जो है मुख्य भूमिका कहेगा तो कन्याकुमारी है, अदरवाइज जो है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पड़ता है कौन सा? आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को जो है और किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। किस नाम से? पिगमिलियन पॉइंट। और किस नाम से? पार्सन पॉइंट। कौन नाम से? पार्सन पॉइंट। और ये बिल्कुल आपके किसके करीब पड़ जाता है? आप कहेंगे इंडोनेशिया के करीब। भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु यहां पर पड़ता है, और इसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। अभी भारत के गृह मंत्री महोदय के द्वारा यहीं से एक योजना की शुरुआत की गई है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि वो कौन सी योजना है जिसको अरुणाचल के किबुथु से जो है शुरू किया गया है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इस वाले पॉइंट पर पड़ता है, और उसका नाम जो है क्या है? गौर माता। क्या नाम है? गौर माता, जो कि सरक्रीक वाले जो है बेल्ट में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे उत्तरी बिंदु जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? अभी मैंने बताया कि 2.4%, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत लगभग 2.5% के आसपास पड़ता है। लेकिन पूरे विश्व का जो है जनसंख्या का, कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो आप कहेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है रहता है? आप कहेंगे 17.7%, 17.7%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किए गए आपके लिए टेस्ट सीरीज है, जिनको प्राप्त करने के लिए www.study91pro.com पर आप जा सकते हैं, या इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन 82.5 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। बिल्कुल सही है, भारत के लिए मानक देशांतर रेखा किसी भी देश की वह रेखा होती है जो उस देश के समय का निर्धारण करती है, या कह लो कि उस समय, उस देश का समय उसी के अनुसार जो है निर्धारित किया जाता है। जैसे हम लोगों की मानक समय रेखा है कितना, तो आप कहेंगे कि हाफ एंड जो है 30। अगर आप इसको देखेंगे कि ये कितने मिनट के बराबर होगा, तो इसको अगर जो है आप मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग जो है ये कितना हो जाएगा, हाफ एंड ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। यानी हम लोग 0 डिग्री लाइन से जो है कितने, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने घंटे आगे हैं, तो 5.5 घंटे आगे हैं। यानी इस रेखा से हम लोग कितने घंटे आगे हैं, ग्रीनविच, जिससे कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, 5.5 घंटे आगे हैं। और ये रेखा जो है यूके से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, चाड, उसके अलावा जो है माली, देन बर्किना फांसो, उसके अलावा जो है कौन सा, घाना सहित दुनिया के कितने देशों से होकर के गुजरती है, 8 देशों से होकर के गुजरती हैं, जिसमें 3 जो है कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे कि यूरोप महाद्वीप के हैं, और बाकी के 5 जो है कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे कि कहाँ पे हैं, तो जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से नैनी से होकर के गुजरती है, यह भी सही है। यह रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यह सही नहीं है। और चूंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, वही उत्तर होगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, अगर आपसे जो है पूछा जाए कि हाफ एंड 82 डिग्री कितने भारतीय राज्यों से होकर के जाती है, तो आप कहेंगे कि यूपी से जाती है, एमपी से जाती है, उसके बाद कहां से जाती है, आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ से जाती है, देन आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, उसके बाद उड़ीसा। तो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? मैंने बताया कि बांग्लादेश से सबसे अधिक बाउंड्री लगती है, और कितना लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे कि 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। अब रह गया सवाल यहां पर कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो आप कहोगे कि 5 राज्यों से। भारत के कितने राज्यों से लगता है, 5 राज्यों से लगता है। 2 तरफ से ये बांग्लादेश आपको जो है दिख रहा है, ये वाला बेल्ट जो दिख रहा है आपका, यही जो है कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यहां से लेकर के ये, और यहां से लेकर के जो है ये, यही जो है बांग्लादेश है, जो कि 2 तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है, वेस्ट बंगाल से। जबकि भारत का त्रिपुरा 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो एक भारत का राज्य ये हो गया, ये 2 हो गया, मिजोरम 3 हो गया, मेघालय 4 हो गया, असम क्या हो गया, 5 हो गया। तो कितने राज्यों से लगता है, 5। देखते हैं, आइए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन को जो है एडॉप्ट किया है वो बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? वैसे लैंड बाउंड्री की बात किया जाए, स्थलखंड की बात किया जाए, तो 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और सबसे अधिक बाउंड्री लगती है किसकी, तो लगती है जी हां बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। लेकिन सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर। अगला देखें, कह रहा है कि 3 देशों से लगता है नेपाल। तो भारत का ये पड़ोसी देश ये दिख रहा है आपको, कौन, नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, ये है। जबकि ये भूटान की तरह जो दिख रहा है यही भूटान है। कौन है, भूटान। तो कह रहा है कि नेपाल से, भूटान से एवं चाइना से लगता है। तो इस वाले बेल्ट पर इधर चंडाल चाइना पड़ेगा, तो बीच में ये कौन सा पड़ जाएगा, सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। सिक्किम भारत का वो राज्य है जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है,
किससे? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला बेल्ट जो है लगता है सिक्किम से। आपसे कई बार पूछा सिक्किम भारत के किस एकमात्र राज्य से लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। लेकिन कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? भूटान, नेपाल और चाइना के साथ करता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प जो है जी नहीं, अंतिम विकल्प सही है। पश्चिम बंगाल की भी वही कहानी है। पश्चिम बंगाल भी जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक बांग्लादेश, उसके बाद जो है कौन सा? नेपाल और दूसरा कौन सा? भूटान। देख भी सकते हैं, ये है आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ नेपाल से लग रहा है, और इस वाले बेल्ट में जो है किसके साथ जो है सीमा साझा कर रहा है? भूटान के साथ कर रहा है, भूटान। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है ऐसा राज्य है, भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है किससे? तो आप कहेंगे कि चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है किससे? आप कहेंगे कि म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री इस वाले बेल्ट में किससे लगती है? आप कहेंगे कि भूटान से लगती है। किससे? भूटान से लगती है। तो दिए हुए प्रश्न में वैसे सही विकल्प जो है कौन सा है? अंतिम विकल्प है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। अधोलिखित कथनों पर विचार करिए, आप लोग भी विचार करिए और बताइए कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश से लगा हुआ है। आइए देखते हैं। असम यही है जिसे पहले कामराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कामराज के नाम से जो है जाना जाता था, जिसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से पहले जाना जाता था। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, और असम पूर्वोत्तर भारत का जो है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसकी सीमा जो है ऑलमोस्ट सभी राज्यों से, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से लगती है। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दिया जाए तो पूर्वोत्तर भारत के अलावा ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। देखिए असम किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो एक ये हो गया आपका बांग्लादेश, यहाँ ऊपर हो गया जो है भूटान, और भी कुछ है। ये कह रहा है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश से जो है सीमा से लगा हुआ है। एकदम सही बात कह रहा है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। 100% म्यांमार से सबसे अधिक बाउंड्री लगता है अगर भारतीय राज्यों में किसी का, तो आप देख रहे हैं इधर से अरुणाचल प्रदेश का ही लगता है। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी कथन दिए गए हैं सब के सब जो है क्या है? सही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक भारत का वह राज्य जो है जो कि भारत के सिर्फ एक ही राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है भारत का इकलौता ऐसा राज्य जो भारत के सिर्फ एक ही राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? आप कमेंट करके उसका जो है आंसर बताएंगे। ये भी प्रश्न जो है बहुत पूछा गया है। सिक्किम से गुजरने वाली 27 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भारत कि सिक्किम के अलावा जो है और कहां से होकर के जाती है? राजस्थान से भी होकर के जाती है। मैप में आप जो है इसको देख सकते हैं। राजस्थान का जैसलमेर और सिक्किम का जो है गंगटोक बिल्कुल 27 डिग्री लैटिट्यूड पर ही स्थित होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंचाई वाली चोटी का नाम जो है सैंडल पीक है, और कितना? 738 किलोमीटर है। कितना? 738 किलोमीटर। कितना? 738 किलोमीटर सैंडल पीक है। जबकि निकोबार में सबसे ऊंचा जो है ये है, ग्रेट निकोबार का ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट थुइलर है। सबसे ऊंची चोटी
माउंट दियावोलो, माउंट दियावोलो ये कहां पर है? ये तो जो है मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है। कौन? दियावोलो। जबकि अगर जो है अन्य क्षेत्रों में जो है देखा जाए, अन्य क्षेत्रों पर जो है अगर नजर डाला जाए तो आप पाएंगे कि दियावोलो मध्य अंडमान में है, सॉरी यह उत्तरी अंडमान में पड़ता है, यह उत्तरी अंडमान में पड़ता है। कभी कभी संगत का असर हो जाता है उत्तरी अंडमान में, जबकि दियावोलो जो है मध्य अंडमान में पड़ेगा। यह मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। एरिया के आधार पर मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान। और यह पड़ेगा आपका जो है दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। लेकिन आपसे जब इस तरह से पूछने लगे कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दियावोलो है। आपसे पूछने लगे कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आप कहेंगे कि माउंट थुइलर है। आपसे पूछे कि दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट कोयले है। लेकिन जो है आपसे सिर्फ ये पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और उत्तरी अंडमान कोको द्वीप के माध्यम से, कोको की जलसंधि के माध्यम से जो है लगता है, किससे? म्यांमार से लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा कौन साझा करता है? वैसे तो जब यह पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम लोग बताते हैं कि राजस्थान है। एरिया के बिहाफ पर, जनसंख्या के बिहाफ पर सबसे बड़ा है कौन सा, तो हम लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बिहाफ पर सबसे बड़ा है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपको यहां पर दिख भी रहा होगा। क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पोजीशन पर साउथ इंडिया में पड़ता है कौन सा? कर्नाटका। ओवरऑल पूरे भारत में इसका जो है 6वीं रैंक है, पूरे भारतवर्ष में 6वीं रैंक है। जबकि साउथ इंडिया में ये नंबर 1 पोजीशन पर है। तमिलनाडु जो है 2nd पोजीशन पर पड़ता है, आंध्रा 3rd पोजीशन पर पड़ता है। लेकिन राज्यों से बाउंड्री शेयर करने के मामले में आप देख रहे हो, ये आंध्र प्रदेश है, ऊपर की तरफ ये उड़ीसा से लग रहा है, इस वाले बेल्ट में छत्तीसगढ़ से लग रहा है, तेलंगाना से लग रहा है, इधर कर्नाटका से लग रहा है, और साउथ वाले बेल्ट में जो है तमिलनाडु से लग रहा है। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? केवल आंध्र प्रदेश, और वो भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आप कमेंट करके बताना। मैं बताया आपको कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है कर्नाटका है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, ताबो नाम है इसका, क्या नाम है? ताबो, ताबो मठ। ताबो मठ कहां पर अवस्थित है? तो ये लाहौल और स्पीति घाटी में जो है पड़ता है, लाहौल स्पीति घाटी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कहां की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी का नाम है शिमला, जो कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही थी, और हिमाचल की दूसरी राजधानी का नाम है क्या? धर्मशाला। धर्मशाला जो कि निर्वासित तिब्बत के दलाई लामा का ये सरकारी आवास भी है, और यहाँ पर जो मठ है उसको जो है ताबो मठ के नाम से जो है जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा, अगर जो है पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? आप कहेंगे कि कौन सा है? तो तवांग। कौन सा है? तवांग। और ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तवांग नदी के तट पर पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, ये भी जान लेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये। और पहले नंबर पर तो जो है
आप सबको पता होगा। और पहले नंबर पर सिलवा वहां पड़ता है, कहां पर? लहासा में। सबसे बड़ा है जिसका नाम है पोतला मठ। क्या नाम है? पोतला मठ। ये कहां पड़ता है? आप कहेंगे कि लहासा। लहासा कहां पड़ता है? तिब्बत। वही तिब्बत जिसको चाइना ने बिना पानी का जो है निगल लिया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला ना, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। सिक्किम में भी एक जो है बड़ा फेमस मठ है, जो कि कुछ दिन पहले वहां पर जल प्रलय हुआ तो बड़ा इसको नुकसान हुआ। उसका नाम है फोदोंग। क्या नाम है? फोदोंग मठ। ये कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। उत्तराखंड की एक राजधानी जिसका नाम है देहरादून। उत्तराखंड ने अभी अपनी दूसरी राजधानी का भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट किया। उसका क्या नाम है? आप कमेंट करके बताना। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इसमें कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। आप बिल्कुल परेशान न होना। परेशान होके भी मेरा क्या कर लेंगे, लेकिन यहां तक अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। दीव कहां पर स्थित है? खंभात की खाड़ी में। खंभात कहां है? ये है, ये बिल्कुल दिख रहा है आपको। गुजरात के पास जो दिख रहा है यही जो है खंभात वाला बेल्ट है। अरब सागर में ये वाला जो दिख रहा है ये खंभात की खाड़ी है। यहां जो दिख रहा है वो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। अब यहां पर दीव कहां पर स्थित है? तो खंभात की खाड़ी में। दादर नागर हवेली और दमन दीव जब तक एक राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, तब तक दमन दीव की राजधानी भी दीव हुआ करती थी। ये 2 द्वीप हैं स्वतंत्र रूप से, और वो दोनों के दोनों खंभात में स्थित है। और डी का पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही अब उसके बाद द्वारका कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अभी प्रधानमंत्री महोदय कुछ दिन पहले गए थे, इसलिए ये फेमस है। पीरम अरब सागर में स्थित है। बेअंत सयोधर काठियावाड़ पर जो है स्थित है। ये वाले बेल्ट को काठियावाड़ के नाम से जो है, ये वाले बेल्ट को जो है काठियावाड़ के नाम से जो है जाना जाता है। काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। तो पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, यानी पहला विकल्प सही है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। निम्न में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बाला श्रेणी, बालाघाट की श्रेणी एमपी में पड़ता है। बालाघाट वहां पर एक जिला भी है शायद। तो कह रहा है कि कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो जाहिर सी बात है पहला महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। सतमाला की पहाड़ियां नासिक में पड़ती हैं। कहां पर? नासिक में पड़ती हैं। नासिक में पड़ती हैं। मांडव की पहाड़ियां, मांडव की पहाड़ियां, मामला फंसेगा। मांडव की पहाड़ियां हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पड़ती हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों में पड़ जाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पड़ती हैं। हरिश्चंद्र जो है ये तो महाराष्ट्र में है। किन 2 नदियों के बीच स्थित है? भीमा और गोदावरी। हाँ, ये भी महाराष्ट्र में ही है। भीमा और गोदावरी के बीचों बीच जो है स्थित है। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। आगे की ओर देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा, जो कि श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। कि ये द्वीप कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि पुलिकट झील में स्थित है। कहां पर? पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील 2 राज्यों में पड़ती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है क्या? श्री सतीश धवन, श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर स्थित है, जहां से भारत के सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो पहला विकल्प 100% सही है। पहला विकल्प 100% सही है। जो श्रीहरिकोटा वाला बेल्ट है ये आंध्रा में ही पड़ता है। थुम्बा, जहां पर भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनका नाम था विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और ये केरल में पड़ता है। तो दूसरा विकल्प भी जो है सही है। भाभा एटॉमिक सेंटर, ये जो भाभा एटॉमिक सेंटर मुंबई में वहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, न कि कर्नाटका में पड़ता है। पोखरण तो दुनिया जानती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में उत्तर यही होगा, सी विकल्प।
बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न को देखिए, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद में बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। ओहो, इन द्वीपों को क्या कहते हैं? इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फूमडी कहते हैं। फूमडी आपने जो है देखा होगा, जो कवर पेज था या थंबनेल था उस पर इसको दिया था। दुनिया में इकलौती ऐसी जो है झील जिसका नाम है लोकटक झील, मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जो पड़ती है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है मीठे पानी की, वो है लोकटक झील। और लोकटक झील जो है, लोकटक झील कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे मणिपुर में। इसे लाइफ लाइन ऑफ द मणिपुर कहते हैं, मणिपुर के लोगों की जीवन रेखा कहते हैं। और यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है किबुल लामजाओ। क्या नाम है? किबुल लामजाओ। क्या नाम है? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का प्रथम तैरता हुआ इकलौता जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ। यहाँ पर जो इस पर हिरण एक पाया जाता है जिसका नाम है सगाई, वो वाला सगाई नहीं। और इसीलिए यहाँ पर जो है सगाई महोत्सव होता है, और सगाई महोत्सव यहाँ का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मणिपुर जिसकी राजधानी जो है कहाँ है? इम्फाल है। इम्फाल है। मणिपुर के नाम पर एक पर्वत की चोटी का नाम, एक पर्वत का नाम भी भारत में, उसका नाम जो है माउंट मणिपुर रखा गया है। आप कोई कमेंट करके मुझको बताए तो बता पाए तो बताना कि माउंट मणिपुर जो है कहाँ, किस जो है पर्वत का नाम अभी चेंज करके माउंट मणिपुर किया गया है। हालांकि वो मणिपुर में है नहीं, वो कहाँ है यही आपको बताना है। ये करंट का मामला है, आप बता सको तो ऑल द बेस्ट। जो नहीं बता सकते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है आप जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर है, और उस पर आपको कोई भी जो है इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप जो है पूछ सकते हैं। कौन सा? जी हाँ, जीएस गुरु जेपी सर पर जो है आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां पर जो है पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। सुमेलित करिए। असम की राजधानी कहां पड़ती है? कसम से दिसपुर में पड़ेगी। मिजोरम की राजधानी कहां होगी? आइजोल में होगी। गुजरात की राजधानी कहां होगी? गांधीनगर। हालांकि इसकी राजधानी पहले अहमदाबाद थी, अब गांधीनगर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होती है। इम्फाल कहाँ गया? इम्फाल, मणिपुर आओ, ये फाल है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का तीसरा, यही तो दिया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए? ना। प्रवाल भित्ति के लिए, प्रवाल द्वीप के लिए? बिल्कुल नहीं। भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए? बिल्कुल नहीं। भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु गुजरात में पड़ता है, गौर माता। तो फिर बच क्या गया? भारत का सबसे जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो समुद्र तल से भी 2 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 2 मीटर, कहीं कहीं 3 मीटर लिखा होगा, 2 मीटर नीचे है। और यह दुनिया का इकलौता ऐसी जो है जगह है कुट्टानाडु, जो कि समुद्र तल से नीचे है लगभग 2 से 2.5 मीटर, और वहां पर खेती होती है। तो समुद्र तल से नीचे भी दुनिया में कहीं खेती होती है तो भारत में होती है, केरला में होती है, कुट्टानाडु में होती है। कुट्टानाडु भारत का जो है सबसे निम्नतम जो है बिंदु है, अरब सागर के तट से जो है लगता है। और पेम्बा जिससे होकर के यहाँ की पंबा जो है नदी बहती है,
यहां पर धान की खूब खेती होती है। कुट्टानाडु को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। और बड़ा ही आकर्षक है, लोग इसको घूमने के लिए जाते हैं। इसे भारत का हॉलैंड कहा जाता है। भारत का हॉलैंड कहा जाता है या नीदरलैंड कहा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दरअसल ये वाला जो बेल्ट है हम लोगों का केरल किससे लगता है? तो आप कहेंगे अरब सागर से जो है लगता है, अरब सागर से लगता है। और इसके सागरी तट को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऐसा खेती जो है हॉलैंड में होती है। लोग करते क्या है कि समुद्र का जो छिछला जो है किनारा होता है वहां पर मेड़बंदी जो है कर देते हैं, और उस मेड़बंदी से जो है होता क्या है, समुद्र का जल जो है इधर रुक जाता है और जो जगह वो खाली होती है वहां पर खेती होती है। ऐसा जो है जो खेती की जाती है, तो जो ये मेड़बंदी करके समुद्र के जल को रोक दिया जाता है, इसको डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। इसको तटबंध कहा जाता है। और तटबंध करके जो है अब ये जो क्षेत्र खाली हो गया उसमें खेती की जाती है। तो समुद्र से भी 2 मीटर नीचे खेती करना दुनिया का इकलौता ऐसा प्रमाण मिलता है कुट्टानाडु में, केरल में। ये भारत का वो राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और कई मामलों में जो है ये भारत का सबसे विकसित क्षेत्र है। देश में पहली बार निम्न राज्यों में से किसमें एक विशेष तितली को राज्य की तितली के रूप में घोषित किया गया? तो भारत की राष्ट्रीय तितली कौन सी है अगर पूछा जाए? भारत की राष्ट्रीय तितली कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है? तो फटाफट कमेंट करके बताएं। वैसे भारत में सबसे पहले राजकीय तितली घोषित करने का काम महाराष्ट्र ने किया था। किसने? महाराष्ट्र ने। और ब्लू मोमोर्न है कि मामर्न है? ब्लू मोरमन है। ये तितली है एक जिसको इसने अपना राजकीय तितली घोषित किया था। राजकीय तितली घोषित किया किसने? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र ने। अरुणाचल प्रदेश ने जो है कैसर ए हिंद को, किसको? एक तितली यहाँ की है जिसका नाम कैसर ए हिंद है, उसको अपना जो है राजकीय तितली जो है घोषित किया। राजकीय तितली जो है घोषित किया किसने? अरुणाचल प्रदेश। वही अरुणाचल प्रदेश जिसको कभी नेफा के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जो है जाना जाता था। और अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे कि ईटानगर है। कहाँ है? तो कहेंगे कि ईटानगर इसकी राजधानी है। और भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, यह भी अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में ही लगती है। अरुणाचल प्रदेश में लगने वाला जो मैकमोहन रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? आप हो सके तो कमेंट करके मुझको बताना। तो सिक्किम दिया है कि नहीं दिया है तो उसको भी लिख देते हैं। सिक्किम ने भी अभी हाल ही में घोषित किया और उसने जिस तितली को अपना जो है राजकीय तितली घोषित किया उसका नाम दुर्गा या जो है ब्लू ड्यूक है। भारत की राजकीय तितली का जो है क्या नाम है? तो आप कहेंगे इसका नाम जो है, क्या नाम है इसका? ऑरेंज, इसका ऑरेंज लीफ। ये कहां पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन सी? ऑरेंज लीफ, जिसको कि 2021 में भारत का राजकीय तितली जो है घोषित किया गया था। इसे डेड लीफ के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? डेड लीफ के नाम से भी जाना जाता है। डेड लीफ के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज ओके लीफ है पूरा नाम इसका। क्या है? ऑरेंज ओके लीफ या फिर डेड लीफ के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली ये मछली नीले रंग की मछली है। लेकिन वो जब पंख अपना खोलती है तब जो है उसके ऑरेंज कलर जो है दिखाई देता है।
और आप लोगों ने भी उस दौर को देखा होगा जब वो वोटिंग के आधार पर जो है तय किया गया कि भारत की राष्ट्रीय तितली किसको जो है घोषित किया जाए। तो किसको घोषित किया गया? जी हाँ, डेडलिफ्ट को। भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? आप कमेंट करके जो है मुझको अवश्य बताना। आज के सेशन में बस इतना ही, यहीं पर यह सफर समाप्त होता है। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं जिसको कि आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।